नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और सेवा मुक्त आईएनएस खुखरी का एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा माल और सेवा कर संग्रहालय धरोहर का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8 वर्षों में एनडीए शासन में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली बायोटेक कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का दौरा किया। उन्होंने कहा, देश का भविष्य अटल सुरंग से जुड़ा है। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के समर्थन से बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित। पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया। मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा उत्सव में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया ले जाया जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद तीसरे स्थान पर रहे। लवलीना बोरगोहाई और निकहत जरीन सहित 12 सदस्यीय भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होगी और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल कटक में। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के अनेक सुधारों से व्यवसाय करना और सुगम हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि उन कई पुराने और अनुपयोगी कानूनों को हटाया गया जिनसे विकास में बाधा आ रही थी। उन्होंने कहा कि सुधार, कार्य प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र के साथ भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवसाय सुगमता के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए, इससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने 8 वर्षों में किए गए सुधारों का ब्यौरा दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली बायोटेक कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसे केवल महिला सशक्तिकरण के रूप में नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाले सशक्तिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो में उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक स्टार्टअप के क्षेत्र में महिला केंद्रित परियोजनाओं से आगे निकलकर महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजनाओं की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 4 सालों में बायोटेक क्षेत्र को $70 अरब से बढ़ाकर $150 अरब करने की दिशा में काम कर रहा है। इसे महिलाओं की भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या पिछले 8 वर्षों में 50 से बढ़कर 5,000 से भी अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से ही इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्टार्टअप के 2025 तक 10,000 के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि एनडीए के पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में देश ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। श्री ठाकुर ने लखनऊ में गरीब कल्याण जनसभा के बाद आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि अब देश के युवा रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं।
8 साल में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो अवसर आए हैं, एक छोटा सा बदलाव हम स्टार्टअप्स में लेकर आए, युवाओं का हैंड होल्डिंग की, उनको सहयोग दिया, तो आज वही युवाओं ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन के रूप में खड़ा कर दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनी हैं, तो लाखों करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन हुई वो भारत के लिए उसका लाभ हुआ है। करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले, उससे लाभ मिला है। इसी तरह से युवाओं को अच्छी शिक्षा से लेकर जो बाकी सुविधाएं सड़क की हो, मुद्रा योजना की हो, बैंक खाते की हो, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, इन योजनाओं के लाभ से भी आज युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वालों में से उसका नाम आता है। देश में हाल की घटनाओं में हिंसा और पथराव जैसे विनाशकारी कृत्यों में युवा शक्ति के इस्तेमाल पर श्री ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जो देश आगे बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, छवि खराब की जाए। शायद ये बहुत लोग पचा नहीं पाए कि कैसे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई, कैसे भारत ने 193 करोड़ वैक्सीन लगा ली, कैसे भारत ने 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम किया, और जिस तरह से पक्के मकान से लेकर बाकी सब किया है, तो ये सब करके ये लाभ मिला है। और ये जब कोई पचा नहीं पाता तो उसका ध्यान होता है किस तरह से एजेंडा दूसरी तरफ घुमाने का काम किया जा सके। देश में एनडीए के 8 साल के शासनकाल में सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कई प्रयास किए हैं। केंद्र के प्रयासों के कारण ही देश में वनावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि देश के वन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज भारत में 2019 के मुकाबले 2021 में वन क्षेत्रों में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। झारखंड में लेडी टार्जन नाम से मशहूर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जमुना टुड्डू ने सरकार के कार्यों की सराहना की। जंगल अगर रहेगा तो जंगल में जानवर भी रहेंगे, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ रहेंगे। पिछले साल की तुलना में आज का दिन में जंगल बहुत घना हुआ है और जंगल में जो भी जानवर है, बाघ जैसे, भालू जैसे, वो भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कारगर कदमों के कारण आज देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत ने तय समय से पहले ही बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्ष 2014 से 2019 तक एक सींग वाले गैंडे की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह हाथियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल ने जंगल और जानवरों की संख्या में वृद्धि पर सरकार के कदमों के बारे में बताया। सरकार इस क्षेत्र में बहुत सकारात्मक काम कर रही है, जिससे गाँवों में और शहरों में पर्यावरण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ वन्य जीवों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जैसे टाइगर बढ़े हैं, लेपर्ड बढ़े हैं, लेपर्ड सफारियां शुरू हुई है। गांव और शहरों में भी बड़ी संख्या में पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग ऊपर आए हैं। पर्यावरण अनुकूल विकास सरकार के कदमों और नीति पर बदलावों में दिखता है। बीते 8 सालों में जल, जंगल और जमीन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता नई उम्मीद जगाती है। आकाशवाणी के लिए फरहत नाज की ये रिपोर्ट। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम जीने दो, हम जलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अंतर्राज्यीय सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री तथा अधिकारी शामिल हुए। परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये बैठक कोविड महामारी के कारण 2 साल के बाद आयोजित की गई। श्री शाह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और सेवा मुक्त आईएनएस खुखरी का एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन भी किया।
वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह के रूप में किया गया है। वित्त मंत्री ने सदियों पुराने हेरिटेज भवन में स्थापित सिंगल रॉक आर्ट से सुनहरी रेत को हटाया। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर खड़ी है। धरोहर देश में अपनी तरह का एक ऐसा संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का दौरा किया। ये सुरंग कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़ती है। लगभग 9.25 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी एकल ट्यूब राजमार्ग सुरंग है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश का भविष्य अटल सुरंग के साथ जुड़ा हुआ है और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। अभी लाहौल स्पीति न जाने में कितनी बार यहाँ तक आया, जाने की हिम्मत नहीं हुई। लाहौल इसका भी कई रुकावटें आती थी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि इस टनल की वजह से मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। दृढ़ संकल्प के साथ विश्व स्तर पर बुलंद छवि गढ़ रहा है भारत। करदाताओं के मजबूत इरादों और निरंतर योगदान से सफलता का गगन चूम रहा है भारत। उन्नति के मार्ग पर सबको साथ लेकर चल रहा है भारत। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। जी हाँ, देश के तेज विकास के लिए हम सबका निरंतर योगदान बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून तक जमा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। वो एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2022 तक अवश्य करें और देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और सेवा मुक्त आईएनएस खुखरी का एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा वस्तु और सेवा कर संग्रहालय धरोहर का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8 वर्षों में एनडीए शासन में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली बायोटेक कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का दौरा किया। कहा, देश का भविष्य अटल सुरंग से जुड़ा है। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के समर्थन से बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित, पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया। मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा उत्सव में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया ले जाया जाएगा।
नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद तीसरे स्थान पर रहे। लवलीना बोडगोहाई और निखत जरीन सहित 12 सदस्यीय भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होगी और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल कटक में। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कल से जिनेवा के स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। ये सम्मेलन लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद हो रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन में महत्वपूर्ण विचारणीय विषयों में महामारी के खिलाफ WTO की कार्रवाई, मत्स्य उद्योग, सब्सिडी वार्ता और खाद्य सुरक्षा सहित कृषि संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। देश में सभी पक्षों और विकासशील और अविकसित देशों के हितों की रक्षा करने में भारत की प्रमुख भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। Multilingualism is recognized as a core value of the United Nations. This year, for the first time, the resolution has a mention of Hindi language. The resolution encourages the UN Department of Global Communications to continue disseminating important communications and messages in official as well as in non-official languages, including in Hindi language. The resolution also mentions Bangla and Urdu for the first time. We welcome all these additions. 14 जून को मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया जा रहा है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल मंगोलिया के लिए रवाना होगा। ये पवित्र अवशेष गंदन मठ के परिसर में स्थित बट्सगांव मंदिर में 11 दिन की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये पवित्र बुद्ध अवशेष 1898 में बिहार के किसी स्थल में मिले थे और इन्हें कपिल वस्तु अवशेष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के द्वार खुल गए हैं। अब केंद्र प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं। जम्मू में श्री अठावले ने कहा कि सरकार एक शांतिपूर्ण और विकसित जम्मू कश्मीर चाहती है और वो सभी मोर्चों पर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने आज जम्मू शहर में सोलर सिटी मिशन के अंतर्गत 200 मेगावाट की ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर में श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय किए गए हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में आयुष का कारोबार 18 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। देश के अंदर आयुष को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से आयुष को मान्यता दी है, पिछले 8 साल के अंदर आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आयुष इंडस्ट्री का अभी मार्केट 18.2 US बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आयुष मंत्रालय बजट 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक की काल में आयुष की जो प्रोडक्ट रहे, इसके जरिए लोगों को काफी राहत मिला। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक
की कड़ी में हम महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जन्म 1897 में 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र में बिस्मिल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां वारसी से बिस्मिल की मित्रता एक मिसाल थी। इन दोनों को रोशन सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश, जिसे उन्होंने 16 दिसंबर 1927 को लिखा था, कीर्ति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फांसी का समय 19 दिसंबर सुबह 6:30 बजे तय हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं। ईश्वर की कृपा से मैं फिर जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा। मेरा लक्ष्य होगा विश्व के लिए पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करना कि प्रकृति के उपहारों में सबकी समान साझेदारी हो और कोई भी दूसरों पर शासन न करे। प्रत्येक स्थान पर लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। देशवासियों से मेरा केवल एक अनुरोध है कि हमारी मौत पर यदि उन्हें जरा सा भी दुख हो तो उन्हें किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित करना होगा। यही हमारी अंतिम इच्छा है और यही हमारा स्मृति चिन्ह भी रहेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं वही अशफाक उल्लाह खां वारसी का भी कहना है। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जब तक अनेक लोग शिक्षित और जागरूक न हो जाएं, गुप्त संगठनों पर ध्यान न दें। यदि देश की सेवा करने की इच्छा है तो खुले रूप से काम करें। केवल सैद्धांतिक बातें सुनकर और कल्पना लोक में विचरण कर उन्हें अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। इस महान क्रांतिकारी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी रुद्र प्रताप सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 11 जून 1941 को गिरफ्तार किया गया था। रुद्र प्रताप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में 1916 में हुआ था। उन्हें सत्याग्रह में भाग लेने के कारण डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 6 महीने के कारावास की सजा दी गई। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें कैद कर लिया गया और जून 1943 से मार्च 1945 के बीच नरसिंहपुर, नागपुर और जबलपुर की जेलों में रखा गया। हिरासत में मौत के आरोपों से बचने के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद यातनाओं की वजह से जर्जर हो चुके स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार की आज हम शहीद सिकंदर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। सिकंदर ने कंपनी शासन के खिलाफ विरोध में भाग लिया और अन्य लोगों को भी आंदोलनकारियों का साथ देने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सैनिकों के हमलों का प्रतिरोध करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया।
सिकंदर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। अंडमान द्वीप में कारावास में ही 11 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चीन के यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जोएर्ग वुडके ने प्रसार भारती के पेइचिंग संवाददाता के साथ एक विशेष भेंट में कहा कि चीन की शून्य कोविड नीति फ्लॉप है। उन्होंने कहा कि बार बार लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर जांच करने के बजाय चीन को बुजुर्गों के टीकाकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। श्री वुडके ने कहा कि चीन अपनी शून्य कोविड नीति जारी रख सकता है क्योंकि उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई नीति नहीं है। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने आज क्लासिकल वर्ग के 9वें और अंतिम दौर में नॉर्वे के आर्यन तारी को हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। आनंद ने नॉर्वे के खिलाफ अर्मागेडन दौर जीता जब मैच 22 मूव ड्रॉ में समाप्त हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे ओडिशा के कटक में बारबत्ती स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हराया था। राष्ट्रमंडल खेल के लिए 8 पुरुष मुक्केबाजों सहित 12 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल का चयन किया गया है। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई, विश्व चैंपियन निखत जरीन, नीतू और जैस्मिन ने टीम में जगह बनाई है। पुरुषों में शिव थापा, अमित पंघाल, मोहम्मद हुसामुद्दीन, रोहित टोकस, सुमित, आशीष कुमार, संजीत और सागर टीम में शामिल हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र की आकांक्षा नितूरे ने बालिका वर्ग का और गुजरात के ध्रुव हिरपारा ने बालक वर्ग का टेनिस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लड़कों के व्यक्तिगत रोड रेस साइकिलिंग में जम्मू कश्मीर के आदिल अल्ताफ ने दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि गुजरात की मुस्कान ने लड़कियों की व्यक्तिगत साइकिलिंग रोड रेस में स्वर्ण पदक जीता। कलारीपट्टू में केरल ने सभी 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में हरियाणा पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में कड़े प्रशिक्षण के बाद 288 युवा अधिकारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हो गए हैं। जेंटलमैन कैडेटों ने सैन्य धुन सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा के साथ गर्वपूर्वक शानदार पासिंग आउट परेड में साहस और उत्साह का प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और सेवा मुक्त आईएनएस खुखरी का एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा वस्तु और सेवा कर संग्रहालय धरोहर का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8 वर्षों में एनडीए शासन में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली बायोटेक कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का दौरा किया। कहा, देश का भविष्य अटल सुरंग से जुड़ा है। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के समर्थन से बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित। पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया। मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा उत्सव में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया ले जाया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और आईआईएम्स का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले
तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।